हेलो जीनियस बॉय। आप सब कैसे हैं बच्चों? आप सबके लिए मैं एक नया चैप्टर के साथ फिर से इस पाठशाला में आप सबका मोस्ट वेलकम करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका फंडा यहीं से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है हम लोगों को। इस आज जो चैप्टर है यह रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है। आखिर बिना रेस्पिरेशन के आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हो? कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। आखिर रेस्पिरेशन का क्या हो सकता है? यही जो रेस्पिरेशन है जो 24 आवर हमारे साथ यह प्रक्रिया चलते रहती है। आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हो बच्चों। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, और सांस हम लोग दो दो तरीका से लेते हैं। एक नोज से, दूसरा हम लोग माउथ से लेते हैं। बच्चों, जब अब आप सोचते हो कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा करना नहीं, लेकिन 30-40 सेकेंड के लिए भी आप अपना नोज और माउथ को दोनों को क्लोज कर देना, तब फील करना कि क्या होता है विदाउट रेस्पिरेशन। आप अपने लाइफ के बारे में सोचना तब क्या होता है। थोड़ा सा भी सफोकेटिंग फीलिंग होने लगेगा, तुरंत हाथ हटाना बच्चों। यानी हमारे लिए यह कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए, इसके बारे में आपको हम बहुत ही अच्छा तरीके से बताने वाले हैं। बच्चों, आपके लेवल में हम एकदम आपके तरह जो 11th-12th में बच्चे जो पढ़ते हैं उसके उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए जो हमको 11th-12th में फिर से पढ़ना होगा, वो सारा फंडा को मैं यहाँ पे बताऊंगा। बच्चों, इस सत्यम कंसेप्ट पाठशाला में फिर से वार्म वेलकम आप सबका कर रहे हैं। काफी जोशों के साथ हमारे वीडियो को देखिए, और कहीं भी कोई समझ में ना आए हमें तुरंत कमेंट कर बताइए। बच्चों, आज हमने आपके लिए जो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे हम कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसके साथ एक छोटा सा वर्ड शुरू में लगा दो, वाई, क्यों। हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों, देखो उसका रिजल्ट तुमको खुद अपने आप ही मिल जाएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाई डू यू रेस्पायर, हम लोग सांस क्यों लेते हैं। तो हमने आपको बताया था कि माउथ और नोज के द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए आप इसको दोनों को क्लोज करना, तब आपको एहसास होगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट होता है लेना। और यह प्रक्रिया जो था 24 आवर हमारे पूरे जिंदगी में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। तो बच्चों, सांस लेने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि यह रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसे जानने के पहले, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म का बात बता रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म का बात बता रहे हैं, तो हमने शुरू में भी बच्चों बताए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो आप देख रहे, जो आप भी हो, हम भी हैं, बड़े बड़े ट्री हैं, बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़े बड़े एनिमल हैं, छोटे छोटे एनिमल हैं, बहुत सारे एनिमल हैं जो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना पड़ता है। तो हम आते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए, जब ऑर्गेनिज्म के बारे में जान जाएंगे तो रेस्पिरेशन भी जानेंगे। तो ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म बाबू आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए रहते हैं। जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर made up of a microscopic unit is called सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल। आपने क्या कहा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक जो माइक्रोस्कोपिक सेल से बने हुए होते हैं। हम ही हैं, आज हम हैं, आप हैं, जो भी चीज देख रहे हैं,
जो हम अपने नेकेड आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस सेल से मिलकर आज हम लोग इतने बड़े हुए हैं, इतने सारे दुनिया दिखाई देते हैं। इन सारे का जो ओरिजिनेशन होता है कहीं ना कहीं एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल से होता है। किससे होता है बाबू? इसी सेल से एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। और इसी सेल का, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सिंगल सेल के होते हैं। हमने आपको बताया था बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किससे होते हैं? सिंगल सेल के, सिंगल सेल से होते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर कहते हैं। अब बहुत सारे होते हैं मोर देन वन, मोर देन वन, उसको हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं। हम लोग क्या हो गए बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। हम लोग के पास एक सेल नहीं है, बहुत सारा सेल होता है। तो यानी जो ऑर्गेनिज्म एक सेल के होते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो मोर देन वन सेल के मिलकर बने हुए होते हैं उसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। बच्चों, मल्टी सेलुलर जबकि हम बात आ गई, तो इस सेल है जो एक सेल के होते हैं वो भी अपना लाइफ को परफॉर्म करते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो भी अपना लाइफ करते हैं, परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं वो भी अपने लाइफ को परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो सिंगल जो सेल है, इस सेल के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक क्या होता है? फंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब क्लियर समझ में आया? ये जो सेल है जो ये अपने आप को लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, इसके पास जिंदा रहने के लिए वो सारा चीज इसके पास प्रेजेंट है जो हम लोग के पास है। जैसे डाइजेशन करना, न्यूट्रिशन जो हम लोग लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना, नहीं रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस करना, उसके बाद क्या होता है? अपने आप ग्रोथ करना, नहीं रेस्पिरेशन करना, मतलब सारा काम यह कर लेते हैं जो एक मल्टी सेलुलर करता है। बच्चों अब समझना कि इस सेल के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो गया, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो गया और स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। फंक्शन जैसे हम लोग क्या कहें? डाइजेशन करने का फंक्शन, न्यूट्रिशन करने का फंक्शन, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन करने का फंक्शन, सारा का फंक्शन हो गया। तो बच्चों यही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के द्वारा अलग अलग उनका काम संभव हो पाता है। तो बच्चों अब हम आ गए कि आप समझ गए कि एक सिंगल सेल को यूनिसेलुलर और मोर देन वन सेल को मल्टी सेलुलर कहते हैं। और इस सेल के पास अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक फंक्शन होता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब जो इसका स्ट्रक्चर का काम है वही वो काम करेगा, जो उसका फंक्शन है वही फंक्शन काम करेगा। जैसे हमने आपको बताया था कि सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू बना देते हैं। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। और जब ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बॉडी सिस्टम बना देते हैं। बॉडी सिस्टम बना देते हैं। नहीं तो ये जैसे ही ऑर्गन बना, जैसे किडनी, क्या हुआ? लीवर, क्या हुआ? किडनी हो गया, लीवर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे ऑर्गन हो गए। तो जो किडनी का काम है वो किडनी करेगा, जो लीवर का काम है वो लीवर करेगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। स्पेसिफिक फंक्शन है, स्पेसिफिक काम करेगा। नहीं तो बच्चों हमने आपको क्या बताया कि यहां तक समझ में आपको आ गया। अभी हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हमें अभी नहीं मिला है।
तो अब आपको मिलेगा कि क्यों हम लोग करते हैं रेस्पिरेशन। तो अब आपको समझ में आएगा बच्चों कि रेस्पिरेशन का महत्व क्या होता है। तो आपने इसके बारे में हमने बता दिया कि सेल जो होता है ऐसा ऐसा, या सेल जो होता है वो फंक्शन अपना, हर सेल का काम अलग अलग होता है, वो सेल अपना करता है। अब हमने बता रहे थे कि हमने जो भी काम करते हैं, क्या करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, जैसे हमारा सेल करता है, किडनी का काम क्या हो जाए, फिल्ट्रेशन करना, लिवर क्या करता है, जूस सिक्रेशन करना, वो तो इंटरनल का ऑर्गन का बात छोड़ो बच्चों। आप खाते हो, आप सोते हो, आप पढ़ते हो, इसमें भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम खाना है तभी भी एनर्जी में हमारे शरीर में रहेगा, तभी हम खाना उठाकर खा पाएंगे। सोना है इसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, पढ़ना है इसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये सारे चीजों के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये एनर्जी मिलेगा कहां से, इसी तो सारे के सारे एनर्जी जो होता है, जितने भी हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं, ऑल वर्क परफॉर्म बाय बॉडी, जितने भी वर्क परफॉर्म बाय बॉडी, दे नीड एनर्जी। क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से मिलेगा, ये एनर्जी कहां से मिलेगा वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारा जो एनर्जी मिलेगा किससे मिलेगा, फूड से मिलेगा। कैसे मिलेगा, फूड से हमारा एनर्जी मिलेगा। हमने आपको इस न्यूट्रिशन में चैप्टर में आपने बताया है इसके बातों में कि फूड से एनर्जी मिलेगा। तो जो फूड, आपको भी पता है कि हाँ फूड से एनर्जी तो मिलेगा। क्या खाना को एज इट इज ही हम अपने जबरदस्ती पेट में डाल दें, उसका कोई डाइजेशन ना हो, क्या एनर्जी मिल पाएगा? खाना को देखकर क्या एनर्जी मिल पाएगा हमको? नहीं मिलेगा ना। तो एनर्जी लेने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसीलिए बच्चों, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स हमेशा बताते रहते हैं कि बच्चों खाना डेली खा, रेगुलर खा, नहीं, जिससे आपको एनर्जी मिलते रहे। तो क्या होता है बच्चों, हमारे इतने कहानी समझाने के पीछे क्या होता है, जो ये रेस्पिरेशन है, रेस्पायर है, या फूड हो गया। तो फूड जैसे हम लोग लेते हैं, तो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, तब ना इससे हमको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ब्रेक डाउन करना है। तो बच्चे, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर है, बहुत सारे एयर है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं बच्चों कि, तो बच्चों हमने बता रहे थे कि यह जो फूड जो होता है ना, यह फूड स्टोर रखता है एनर्जी, स्टोर रखता है एनर्जी। इस स्टोर एनर्जी, इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है, इसको ब्रेक डाउन करने क्या चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए। क्या चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए। इस ऐसे यह नहीं टूटता है, नहीं। तो बच्चों, हम लोग अपने शरीर में एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए, बिना रेस्पिरेशन का एनर्जी का यूटिलाइजेशन हमारे शरीर में नहीं हो सकता है। यानी हम जो भी खाना खाते हैं, उस खाना को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी कैसे मिलेगा, जब हम रेस्पिरेशन करेंगे, खाना ब्रेक डाउन होगा और उससे हमको एनर्जी मिलेगा। बच्चों, तो हमने कहा कि फूड में स्टोर रहता है। अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, हम लोग ब्रेथ करते हैं, ब्रेथ इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन, इसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं एयर से, तो ऑक्सीजन लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथ
आउट करते हैं, बाहर जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, CO2 हम लोग बाहर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते, इसको बाहर रिलीज हो जाता है। तो आप सोचिए, यानी इनहेलेशन ऑक्सीजन, एक्साइलेशन सांसों को बाहर फेंकना है, एक्साइलेशन कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों। तो क्या होता है, अब देखो दो तरीका का कंडीशन हो जाता है यहाँ पे दो तरीका का बच्चों कंडीशन हो जाता है। क्या कंडीशन हो जाता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जो खाना ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। दो टर्म यहां पे आता है, एरोबिक एंड एनारोबिक आता है। तो यहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग खाना का ब्रेकडाउन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं ना। जैसे यहां पे मान लो ग्लूकोज है, नहीं, यहां पे ब्रेथ करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हुआ तो ये ग्लूकोज किसमें टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, प्लस एनर्जी रिलीज हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है ना, वाटर और एनर्जी रिलीज हो जाता है, नहीं। तो यह एरोबिक कंडीशन हो गया। या जो टर्म एक होता है बच्चों एनारोबिक, क्या होता है यहां पे? एन एरोबिक, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी यही ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे बन जाता है अल्कोहल, प्लस क्या रिलीज होगा? वाटर, नहीं, यहां पे जो रिलीज हो जाता है बच्चों वाटर, प्लस यहां पे एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो बच्चों यानी आपको हमने बताया कि अगर हम लोग इमेजिन करो कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एयर लेते हैं, यानी ब्रेकडाउन टूटता है, तो हमारे अंदर यह एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। जैसे हम लोग ग्लूकोज हमारे अंदर गया, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एनर्जी रिलीज हो गया। वही एनारोबिक कंडीशन में, जैसे ईस्ट हो गया एग्जांपल में, ईस्ट क्या करता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है, तो ये अल्कोहल रिलीज करता है। तो अल्कोहल हम लोग के लिए खराब है कि नहीं है? तो अल्कोहल हम लोग के लिए बच्चों खराब होता है नहीं। अब क्या होता है बच्चों कि अब एरोबिक एनारोबिक आपको समझ में आ गया कि अगर अब यही प्रक्रिया एरोबिक हो या एनारोबिक हो, नहीं, सेल के अंदर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? यही प्रोसेस अगर जो सिंगल सेल है, अगर सेल के अंदर होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब यह प्रक्रिया हमारे सेल के अंदर हो जाए, एरोबिक कंडीशन में, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ना होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है वह कहां पे लेता है? टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। नहीं बच्चों, यहां तक समझ में आएगा।
लेकिन हम लोग भी एरोबिक कंडीशन में रहते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में हमारे मसल सेल होते हैं वह एनारोबिक रेस्पिरेशन कर पाते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है। हमारे मसल सेल जो होता है वह टेम्पोररी के लिए एनारोबिक कंडीशन करता है। हमारे जो मसल सेल होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, वह एनारोबिक कंडीशन में काम करता है, टेम्पोररी करता है। कैसे करता है? टेम्पोररी, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको हाई डिमांड ऑफ एनर्जी चाहिए, हाई डिमांड ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस दौरान हमारा जो मसल जो होता है यह क्या करता है? ग्लूकोज को क्या करता है? हमारा मसल जो होता है ना बच्चों, ग्लूकोज को क्या करता है? उस टाइम में ब्रेक डाउन करता है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी एनारोबिक कंडीशन होगा तो एब्सेंस ऑफ O2, यहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना बच्चों, लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है बच्चों। इसी कारण, यही लैक्टिक एसिड के कारण हमारा मसल जो होता है ना वो क्रैम्प्स करने लगता है, क्योंकि हम जब वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी काम करते हैं तो हमारे मसल को हाई डिमांड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी के एरोबिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता है, इसी कारण वो एनारोबिक कंडीशन करने लगता है और अपने डिमांड को वो क्या करता है? वो फुलफिल करता है, भरपाई करता है। इसी कारण हम लोग का मसल जो होता है बच्चों क्रैम्प्स करने लगता है, टूटने लगता है, दर्द करने बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने मसल को हॉट वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं। किसे? हॉट वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं। हॉट वाटर से जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है बच्चों वह फास्ट हो जाता है। याद रखना बच्चों, हम लोग एरोबिक है लेकिन हमारा मसल जो होता है वह एनारोबिक परफॉर्म करता है। बच्चों आप समझ में आया? इसके अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और कुछ एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बच्चों मेरा क्लास कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से बताएंगे और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलो बच्चों थैंक यू। यहाँ पे कोई रटाफिकेशन नहीं होगा, आपका कंसेप्ट मजबूत करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।